हेलो एवरीवन, दिस इज ओमेंद्र भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्यूम्स पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द स्मार्ट वेज ऑफ डीलिंग फिजिक्स। अलग अलग फिजिक्स के कंसेप्ट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था फोर्स कंसेप्ट के ऊपर था। आज भी मैं जो वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूं वो है फोर्स कंसेप्ट के ऊपर। पिछला वीडियो लामीज थ्योरम पे था, आज मैं सूडो फोर्स आपके समक्ष डिस्कस करने वाला हूं। इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, इसे कब कंसीडर करना होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। हमेशा ये नहीं लगता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको हम लोग देखते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी कुछ चीजें आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। 4 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप इस कंसेप्ट को गहराई तक समझ पाएंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन, ध्यान रखिए, जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं। बस एक बार समझा दिया गया कि ये सूडो फोर्स है, ऐसे कैलकुलेशन होता है, वो तो आप समझ गए। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट, उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसको समझने के लिए कुछ अच्छे सवालों को मैंने चूज किया है कि उन सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप गहराई तक इस चीज को समझ सकें। ओके, अगर अभी तक आपने मेरा ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिलती रहेगी। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी फ्यूम्स नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी आगे ऐसे वीडियोज आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राइट, तो चलिए आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, सूडो फोर्स की। ये सूडो फोर्स कब कंसीडर किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। राइट, नीड ऑफ सूडो फोर्स। सबसे पहले तो ये जरूरत है समझने की, सूडो फोर्स, देखिए लास्ट लाइन जो लिखी है मैंने, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा कि इट इज नॉट अ रियल फोर्स एंड एपरेंट फोर्स। ये क्या है? एक एपरेंट फोर्स है। एपरेंट का मतलब जो चीज अपीयर हो रही है, महसूस होता है, कुछ स्पेशल, यूज्ड टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सूडो फोर्स की जरूरत होती है। ये फोर्स एक एपरेंट फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। रियल फोर्स और एपरेंट फोर्स, एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है समझिएगा जरा ध्यान से। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी बॉडी के ऊपर एक उसका वेट काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। आप बॉडी को देखो अथवा ना देखो, आप एज एन ऑब्जर्वर उस बॉडी को देखो अथवा न देखो, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करना है तो करना है। आप नहीं भी देखोगे तब भी काम करता रहेगा। करेक्ट। इसी तरीके से जैसे नॉर्मल रिएक्शन, आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रख दिया, आप इसको ना देखो तो भी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप नहीं भी देखोगे तब भी ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। राइट, तो ये फोर्सेस रियल फोर्सेस कहलाते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी भूमिका हो अथवा ना हो, वो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। परंतु जो सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स तभी अपीयर होता है, तभी महसूस होता है। भाई, महसूस करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वर चाहिए। तो अगर ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर को और कुछ विशेष परिस्थितियों में खड़े ऑब्जर्वर को ही ये सूडो फोर्स महसूस होगा। अब किस प्रकार के ऑब्जर्वर को ये महसूस होता है उस पर बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है मैंने, व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल। व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल। अच्छा, इनर्शियल क्या होता है? पिछले कई वीडियोस में मैं ये बात बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में उसको रिपीट कर देता हूं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल है तो इसका क्या मतलब है? आइदर द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, रुका हुआ है, या फिर ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड व्हेन आई से कांस्टेंट वेलोसिटी मींस इट इज हैविंग कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा ऑब्जर्वर। लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं नॉन इनर्शियल, यानी कि क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर इज नाइदर स्टेशनरी, ना तो उसे स्टेशनरी होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बात बाद में, ना तो वो स्टेशनरी होना चाहिए और ना ही उसे कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों बातें। उसे स्टेशनरी भी नहीं होना चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। मींस या तो स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन बदल रहा हो, कुछ भी हो। नॉन इनर्शियल मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, इसके अलावा जो कुछ बचा सब नॉन इनर्शियल है। ठीक, तो दो कंडीशन, जीरो वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दो चीजें छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो कुछ बचा सब नॉन इनर्शियल है। तो अगर एक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है तभी हम सूडो फोर्स को जो है कंसीडर करते हैं और तभी आपको सूडो फोर्स महसूस होगा। करेक्ट, ये तो हमने समझा कि व्हाट इज द नीड ऑफ सूडो फोर्स और कब ये आपको दिखाई देता है। अब मैं आपको इसको
फील कराने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है जिससे कि मैं आपको फील करा सकूं कि ये सूडो फोर्स कब आपको ऑब्जर्व होगा। चलिए तो इस एग्जांपल पे आते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक लिफ्ट बनाई है और 3 बच्चे बनाए हैं। तीनों बड़े प्रगाढ़ मित्र हैं, एक दूसरे के बड़े अच्छी दोस्ती है। एक को नीचे खड़ा किया गया है, एक यहां देखिए ऑब्जर्वर के रूप में अंदर लिफ्ट के अंदर बैठा है और एक यहां ऊपर है। ठीक, ये दोनों ही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर बी, इसको भी ऑब्जर्वर मान लो। अब जो भी व्यक्ति देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। सबकी अपनी एक रिपोर्टिंग है, सब अपना रिपोर्ट करेंगे। इस बच्चे के हाथ में मैं ऐसा करता हूं कि एक बॉल दे देता हूं। एक बॉल है जो कि इसके हाथ में, करेक्ट। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आप आंख बंद करके उसको जस्ट सोचिएगा, है ना। ये लिफ्ट है, अभी लिफ्ट रुकी हुई है, इसने बॉल को लिया और बॉल को छोड़ा। इसको इस बॉल का क्या एक्सीलरेशन नजर आएगा, इसको क्या नजर आएगा, इसको क्या नजर आएगा, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। ठीक, तो इसने बॉल को लिया और यूं छोड़ दिया और लिफ्ट अभी स्टेशनरी है। क्या होगा? बॉल विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, है ना, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉल नीचे दिखेगी जाते हुए, इसको भी, तीनों को। अब मैं एक इसमें सिचुएशन बदलता हूं। सिचुएशन ये बदलता हूं कि ये जो इसका मित्र ऊपर बैठा है, इसके हाथ में एक कैंची है, करेक्ट। ये क्या करता है कि जैसे ही ये आदमी बॉल को छोड़ता है, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट ये क्या करता है, रस्सी को काट देता है। रस्सी को काट देता है। अब अगर ये रस्सी को काट देगा तो क्या होगा कि लिफ्ट विल स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वही जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, उसी समय इसने बॉल को भी छोड़ा, यानी 2 घटनाएं एक साथ हुई। इसने बॉल को छोड़ा पर्सन ए ने, और पर्सन सी जो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, इसका क्या कहते हैं, प्रगाढ़ मित्र, उसने क्या किया, उसने तुरंत रस्सी काट दी। अब जब रस्सी काट दी तो ये पूरी चीज नीचे गिरने लगी। अब जब पूरी चीज नीचे गिरने लगी, आपसे प्रश्न मेरा ये है, इस पर्सन ए को ये बॉल किस एक्सीलरेशन से दिखाई देगी, इस पर्सन बी को ये बॉल किस एक्सीलरेशन से जाते हुए नीचे दिखाई देगी, करेक्ट। सोचिए जरा, वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2 मिनट इसके ऊपर चिंतन करिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने थोड़ा सोचा होगा इसके ऊपर। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होगा कि जिस समय इसने छोड़ा, इस बॉल की वेलोसिटी थी 0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। लिफ्ट, उस समय लिफ्ट भी आपकी स्टेशनरी थी, उसकी वेलोसिटी भी 0। ग्राउंड से यदि देखा जाए तो बॉल आपकी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी आ चुकी है। तो बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर एक्सीलरेशन देखें, इफ आई राइट एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, केवल ए बॉल लिख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, -g(j), है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट देखूं तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो भी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, -g(j) है, और यही एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन ए हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू, देखिए कॉमा लगा के मैं कैपिटल ए लिख देता हूं, यानी पर्सन ए जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर एक्सीलरेशन बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस एक्सीलरेशन और माइनस दिस एक्सीलरेशन, ए बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ द पर्सन ए, और ये अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन ए विल बी 0। 0 हो जाने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में बॉल एक्सीलरेट नहीं करेगी, यानी कि वो बॉल उसने छोड़ी, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 है, और आप कह रहे हो कि ये एक्सीलरेट नहीं करनी चाहिए। अब अगर वो एक्सीलरेट नहीं करेगी इसके रेस्पेक्ट में, तो वो बॉल जहां थी वहीं रहेगी, यानी उसको स्टेशनरी दिखाई देगी। बात को जरा समझिएगा, ये आ गया कि बॉल उसको कैसी दिख रही है, बॉल उसको स्टेशनरी दिखाई दे रही है। अब ये आदमी फिजिक्स पढ़ता है, अब इसके सामने बड़ी समस्या कि यार जब मैंने बॉल को छोड़ दिया, और एक बात ये भी है, केबिन पूरा बंद है, उसे बाहर की दुनिया दिखाई नहीं दे रही, उसे नहीं मालूम है कि उसके ऊपर जो लिफ्ट के ऊपर चढ़ा हुआ उसका अभिन्न मित्र था, उसने रस्सी काट दी और थोड़ी देर में सब जमीन पे गिरने वाले हैं, सब हड्डी पसली टूटने वाली है, उसको कुछ नहीं मालूम है। वो तो ये सोच रहा है भैया मैंने बॉल छोड़ी, अब जब बॉल मैंने छोड़ दी तो इसके ऊपर इसका वेट काम कर रहा होगा, जब इसका वेट नीचे काम कर रहा है तो ये बॉल हवा में क्यों टिकी हुई है, इस बॉल को तो नीचे गिर जाना चाहिए। So he does not have any explanation for this riddle। इस क्वेश्चन के लिए उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि नीचे काम कर रहा है तो ये बॉल नीचे जा क्यों नहीं रही है, रुकी क्यों है।
और अगर बाहर वाले आदमी से पूछो, इसको सारी कहानी क्लियर है, वो तो देख रहा है भैया बॉल जो है वो इस तरीके से है कि बॉल भी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, ये भी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों के पास एक्सीलरेशन g, तो हर मूवमेंट पे दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। v इक्वल टू यू प्लस एटी आप लगा दीजिए इस पर्सन के लिए, बॉल या लिफ्ट दोनों को लेते हुए v इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, बॉल की ले लीजिए चाहे पर्सन ए की ले लीजिए, एक्सीलरेशन दोनों का g, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखेंगे दोनों की वेलोसिटी सेम, तो 0 0 आमने सामने, 1 मीटर पर सेकंड तब भी आमने सामने, 2 मीटर पर सेकंड तब भी आमने सामने, 3 मीटर पर सेकंड तब भी आमने सामने, यानी कि दोनों को हमेशा आमने सामने ही रहना है। यानी इस पर्सन के रेस्पेक्ट में उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वो बॉल उसको स्टेशनरी नजर आएगी। अब समस्या बी के लिए नहीं है, समस्या इस ए के लिए है। ए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ए कह रहा है मैं कैसे बताऊं कि जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है तो ये बॉल नीचे जा क्यों नहीं रही है। दिस एग्जैक्टली इज द सिचुएशन कि जहां पे आपको सूडो फोर्स की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान दें तो ये पर्सन एक्सीलरेट हो रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेट हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, जबकि जो ऑब्जर्वर हो वो नॉन इनर्शियल हो गया, यानी एक्सीलरेशन उसके पास आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना होता है। समझ में आ गई बात कि सूडो फोर्स आप कब कंसीडर करेंगे। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब अभी मैं आपको सूडो फोर्स समझा देता हूं, फिर से इसके ऊपर आऊंगा तब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं सूडो फोर्स कैलकुलेट करते कैसे हैं। पहले तो अभी मैंने बताया कब करते हैं, कब सूडो फोर्स कंसीडर करते हैं, कि जब जो ऑब्जर्वर है वो आपका नॉन इनर्शियल हो गया, यानी उसके पास एक एक्सीलरेशन आ गया, तब हम देखते हैं कि सूडो फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अब उस पे आते हैं, तो बहुत सिंपल सा है सूडो फोर्स का कैलकुलेशन। ठीक, पहले तो हमने समझ लिया कब करेंगे सूडो फोर्स कंसीडर। आप जरा कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे आ जाइए। दो चीजें, पहली बात तो फोर्स है, तो फोर्स है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी। पहले मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। एकदम लैंग्वेज में याद रखिए कि अगर आप सूडो फोर्स लिख रहे हैं तो एफपी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, ऐसे ही याद रखना है आपको, मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक, शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया है एम ऑब्जेक्ट इंटू ए ऑब्जर्वर। ध्यान रखिए, एक ऑब्जर्वर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, जिस समय जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका मास कंसीडर करना है और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कंसीडर करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सूडो फोर्स का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। जिस ऑब्जेक्ट को जिस समय आप देख रहे हैं उसकी आप एफबीडी बनाएंगे। अब उसकी एफबीडी बनानी है तो उसमें एक सूडो फोर्स कंसीडर करना होगा। तो सूडो फोर्स कंसीडर करते वक्त उस ऑब्जेक्ट का मास ले लेंगे और जो ऑब्जर्वर उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है उसका जो है एक्सीलरेशन कंसीडर कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका एफ सूडो इज इक्वल टू, योर एफ सूडो इज इक्वल टू एम ऑब्जेक्ट इंटू ए ऑब्जर्वर। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके ऊपर सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर जिधर एक्सीलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब जरा मैं फिर से पीछे जाता हूं और आपको इस एग्जांपल में समझाता हूं। देखिए, जैसे एक बॉल थी जो उसने छोड़ी, इस बॉल के ऊपर ये ठीक है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा था, इसका वेट, और वो वेट की वैल्यू हो गई, मान लो m का मास था तो W इज इक्वल टू mg ये काम कर रहा था। अब जरा आप आ जाइए सूडो फोर्स पे। इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर काम करेगा, बिकॉज द पर्सन वाज बीइंग एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड। ये इसके पास एक्सीलरेशन किधर था, नीचे की तरफ, इसलिए इसके ऊपर जो सूडो फोर्स बॉल के ऊपर जिसे ये ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर जो सूडो फोर्स काम करेगा वो किधर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर की तरफ इसमें एक आप दिखाएंगे फोर्स Fp यानी कि सूडो फोर्स, और Fp का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Fp का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड यानी कि बॉल का मास यानी m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर नीचे फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो उसका अपना एक्सीलरेशन क्या हुआ, g का, तो इसलिए क्या हो जाएगा Fp इज इक्वल टू m इंटू जी। अब देखिए सिचुएशन आपको एकदम क्लियर है।
कि भाई इसका वेट mg नीचे और इस पे सूडो फोर्स वो भी mg और वो भी ऊपर, तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 थी और इस पे दो फोर्सेस काम करने लगे और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए उसके ऊपर बॉल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया। और यदि नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉल के पास एक्सीलरेशन नहीं आएगा और इसलिए बॉल एक्सीलरेट नहीं हो रही है। ठीक, सो नाउ यू हैव द कंप्लीट लॉजिक कि व्हाई दिस बॉल इज नॉट एक्सीलरेटिंग, व्हाई दिस बॉल इज नॉट गेटिंग सम वेलोसिटी, ये नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इसके पास जो दो फोर्सेस लगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 थी तो वो 0 ही बनी रहेगी, वो चेंज होगी नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये तो आ गया कि आप सूडो फोर्स कब कंसीडर करेंगे और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जरा हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे ट्रायंगुलर वेज आपको दिख रहा है, 30 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक M1 रखा है, एक M2 है और एक उधर से कैपिटल M का मास जो है पुली से होते हुए ऐसे लटका दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन फिगर M1 इज इक्वल टू 1 kg, छोटा वाला ब्लॉक जो है 1 kg, M2 जो है ट्रायंगुलर वेज ये 4 kg का है। कह रहे हैं कि फाइंड द मास कैपिटल M, आपको कैपिटल M मास निकालना है। फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो देखिए जरा इसको समझते हैं। आप पहले थोड़ा सा फील करिए क्या होगा, मैं दो सिचुएशन आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए, क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन की बात की नहीं गई है बल्कि कहा गया है ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, तो सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, अगर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को यहां पे हम केवल रोके रखें, यानी कैपिटल M की वैल्यू इतनी है कि ये रुकी रहे, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक रुका रहे, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये M1 चूंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो M1 आपका स्लिप करके नीचे चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन, यदि इसको मास को बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये बहुत तेजी से खींच लिया जाएगा और अगर ये बहुत तेजी से खींचा जाएगा तो ये M1 जो है ऊपर निकल जाएगा। यानी आपको पहले तो जो पॉसिबल जो इसमें डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल जो मोशंस हैं वो आपको दिखाई दे। एक तो पॉसिबल मोशन ये है कि M1 नीचे चला जाएगा, ये रुका रहा है, M1 नीचे चला जाएगा, या बहुत धीमे धीमे ये आगे बढ़ रहा हो, यानी कैपिटल M की वैल्यू कम हो तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, M1 जो है वो नीचे चला जाएगा, और अगर बहुत तेज ही आगे बढ़ेगा तो M1 पीछे चला जाएगा। हमें इसके बीच में एक सिचुएशन ऐसी ढूंढनी है कि कैपिटल M की ऐसी वैल्यू बताई जाए कि ये इसके साथ चिपक के चले, ये ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर जाए, राइट। तो ये हमको निकालना है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, एक मिनट, इसको छोटा करके ऊपर लगाया जाए, राइट। हम एक काम ये करेंगे, हम मान लेते हैं अगर ये इसके साथ चिपक के चल रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है, हम मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का आगे की तरफ का एक एक्सीलरेशन है, दैट इज समथिंग A1, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद इसका एक्सीलरेशन 0 करना है, तो देखिए कैसे करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में, M2 के रेस्पेक्ट में M1 को नहीं खिसकना है, M2 के रेस्पेक्ट में M1 को नहीं खिसकना है। आप पहले तो एक काम ये करिए कि एक कंबाइंड FBD बनाइए इस पूरे सिस्टम की, है ना। यहाँ देखो एक टेंशन T दिखा दो, इस स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन T, तो देखो इसके ऊपर इधर काम करेगा, इधर की ओर टेंशन T काम करेगा, ये जो है इस ब्लॉक के ऊपर इधर की ओर T का फोर्स काम करेगा। अगर आप देखें ये अगर A1 से इधर की तरफ जा रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर A1 से इधर जा रहा है तो इसको भी A1 से नीचे ही आना पड़ेगा, और कुछ इसके साथ हो नहीं सकता है। ये A1 से इधर जाएगा तो ये A1 से नीचे आएगा। तो इसके लिए अगर बात की जाए कैपिटल M के लिए, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन क्या, कैपिटल mg, ये इसका वेट हो गया, ये नीचे की तरफ, कैपिटल mg का फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन T ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स आ जाएगा mg माइनस T, इट इज इक्वल टू ma1, राइट। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब आप इसके बाद क्या करिए कि ये जो पूरा सिस्टम है इसके लिए बात कर लीजिए। ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ खींचा जा रहा है, केवल एक फोर्स कैपिटल T है जो कि इसको आगे ड्रैग करके ले जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दिस T मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2, दोनों ज्वाइंट कर सकते हैं आप क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, तो इकट्ठा एक साथ चल रहे हैं, तो T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A1। इस चीज को, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए और आप इक्वेशन 1 और 2 को जरा सॉल्व कर लीजिए। तो इस T की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, mg माइनस T की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A1 इज इक्वल टू कैपिटल M A1। इस चीज़ को उधर ट्रांसफर करेंगे और A1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यू विल गेट A1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन, देखिए ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2
टाइम्स जी। करेक्ट। तो ये तो आपने एक्सीलरेशन a1 निकाल लिया कि ये पूरा सिस्टम अगर आगे जाएगा तो किस एक्सीलरेशन से जाएगा, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए करना क्या है, अब सूडो फोर्स की बात कहां से आ गई? सूडो फोर्स की बात यहां से आ गई कि आप यहां पे एक बनाइए प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर एक मासलेस ऑब्जर्वर खड़ा कर दीजिए। एक चींटी को मैंने कैमरा देके पकड़ा बैठा दिया है, चींटी के पास एक कैमरा है और वो बैठ के M1 को देख रही है और रिपोर्टिंग कर रही है, वहां से मोबाइल से फोन करके वो बता रही है कि भैया M1 स्टेशनरी दिखाई दे रहा है। अब M1 आपको कैसा दिख रहा है? स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, ना वो नीचे जा रहा है M2 के रेस्पेक्ट में और ना ऊपर जा रहा है, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, स्टेशनरी दिख रहा है। तो उस चींटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं उसको बनाता हूं, नाम रख देता हूं मैं ऑब्जर्वर A कह देता हूं, ठीक। तो आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉ द FBD ऑफ M1 बट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर कैपिटल A, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगी FBD। मैंने आपको FBD बनाना पहले भी वीडियोस में बताया है। क्या करते हैं, जिधर इसकी पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक आप जो है एक्सिस उसके अलोंग बनाएंगे, दूसरी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके बाद फोर्सेस दिखाएंगे। तो देखिए फोर्सेस आप क्या दिखा सकते हैं, इसका अपना वेट नीचे की तरफ दिखा दीजिए M1G, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद सूडो फोर्स दिखाएंगे हम लोग। अच्छा एंगल पहले दिखा देते हैं, जो नॉर्मल वाली लाइन होती है उधर के साथ ही एंगल बन जाता है, तो ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो एक्सीलरेट हो रहा है विद एन एक्सीलरेशन a1, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एक सूडो फोर्स लगेगा। ये अगर पूरी बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट हो रही है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जरा वो दिखाइए। उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड यानी m1 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इसका मतलब a1, राइट। जरा एंगल पे बात कर लीजिए, ये 30 तो ये 90 माइनस 30, तो ये ऊपर का एंगल ये भी 30, ठीक। अब जरा हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करके हम इनको हटाएंगे। देखिए M1G को मैंने यहां से हटाया और M1G को हटा के मैं यहां पे बना देता हूं, इस तरफ आ जाएगा आपका M1G sin 30 और इस तरफ आ जाएगा आपका M1G cos 30, करेक्ट। दूसरा, इस M1A1 को भी यहां से हटाइए, M1A1 को हटाइए, इस तरफ चला जाएगा आपका क्या, M1A1 cos 30 और इस तरफ आ जाएगा आपका M1A1 sin 30। सब आपने दिखा दिया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा नहीं, अगर पूछा गया होता तो नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते। हम सीधे केवल इस एक्सिस पे आ जाते हैं। इस एक्सिस पे आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, M1A1 cos 30 की वैल्यू रख दीजिए √3/2, इट इज इक्वल टू M1G sin 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2। अब आप क्या करेंगे, M1 दोनों तरफ से कट गया और A1 की वैल्यू वहां से उठा के जरा रख दीजिए और बाई टू भी काट दीजिएगा, तो मिल जाएगा आपको कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 इंटू G इज इक्वल टू योर, अच्छा √3 भी बचा हुआ है, गलती मत करिए, तो ये √3 आपको बचा है, इट इज़ इक्वल टू, इधर से क्या बचा, बाई 2 कट चुका है, M1 भी कट चुका है, केवल G बचा, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करूं, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए A1 की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, बस कुछ नहीं, G कट गया, इसको उधर ट्रांसफर करिए तो यू विल गेट √3m इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस M1 और प्लस M2। इस कैपिटल M को इधर ले आइए और ये बन जाएगा आपका √3 माइनस 1 टाइम्स कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो फाइनली विल गेट कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, इस बॉडी का एक्सीलरेशन देखना है और एक्सीलरेशन देखने के बाद ये चेक करना है कि इसके रेस्पेक्ट में इसको स्टेशनरी रहना चाहिए, यानी आप एक सूडो फोर्स कंसीडर करेंगे, ओके। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन HC वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। दो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, नीचे एक प्लैंक है लंबा सा, हाँ, उसकी लंबाई बता दी गई स्मॉल l और एक उसके ऊपर स्मॉल m का ब्लॉक रख दिया गया है।
क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा करते हैं, द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, है ना, द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। क्या किया आपने कि दोनों को ऐसे सजा के रख दिया, पहले कैपिटल M को, उसके ऊपर स्मॉल m को, और एक धक्का कस के मारा गया, कस के एक धक्का मारा गया, यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m को कंबाइंड वे में एक वेलोसिटी आपने दे दी, दोनों के पास v की वेलोसिटी आ गई। अब आगे ये कह रहे हैं द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू। इस जगह पे, यहां पे रोड और बिगर ब्लॉक, इस जगह पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां पे है म्यू, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक एंड बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाई 2। इस जगह म्यू है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में इस जगह पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू बाई 2 है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। जब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इससे आगे निकल जाएगा, स्लिप करके आगे निकल जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा जरा। पहली बात तो ये क्यों आगे निकल जाएगा, इसलिए आगे निकलेगा क्योंकि यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ज्यादा, तो इसको जो रिटार्डेशन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और जो ऊपर चढ़ा हुआ है वहां पे म्यू की वैल्यू है कम, इसका मतलब वो तेज चलेगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला तेज चल रहा होगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो इससे आगे निकलता चला जाएगा, थोड़ी देर बाद इससे गिर पड़ेगा। आपसे वही पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये गिर पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एक करके कंसीडर करिए। पहली बात, जो नीचे वाला प्लैंक है ये रिटार्ड करते हुए आगे जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, और इसका आप एक्सीलरेशन कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन है पीछे की तरफ a1 का होगा, राइट। नीचे वाले के लिए माना है मैंने, कैपिटल M के लिए। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में चढ़ के अगर ऊपर वाले को देखा जाए, अब उसको जो है उससे फास्ट जाना है और थोड़ी देर बाद उसको पूरा कवर करते हुए नीचे गिर पड़ना है, तो मैं एक एक्सीलरेशन कंसीडर कर रहा हूं यहां पे a2 का। ना व्हाट इज a2, मैं इधर लिख देता हूं। a2 क्या है, a2 इज द एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। कैपिटल M के ऊपर खड़े होकर जब स्मॉल m को देखा जाता है तो उसका एक्सीलरेशन है। अब ध्यान से बात को जरा समझिए, स्मॉल m के लिए हमें यह पता है कि कैपिटल M के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए, इनिशियली दोनों के पास वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी v। इसका मतलब इनिशियली अगर देखें, मैं अगर बात कर रहा हूं स्मॉल m की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, बाद में ये हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ये क्या हो जाएगी, 0। यदि मुझे a2 मिल जाए, a2 का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये मिल जाए, तो देखो क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट होना है l का, और वो टाइम हम निकाल ले जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन बस आके फंसा हुआ है कि a2 पता चल जाए, ठीक। तो क्या है कि क्वेश्चन को उल्टा सोचने की कोशिश करो, लास्ट एज पे पहले जाओ और फिर सोचो कि उसके लिए क्या करना है, फिर उसके लिए क्या करना है, फिर उसके लिए क्या करना है। आप उल्टा सोचते हुए चले आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी ये लास्ट एज की कहानी है, ये सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन इसके लिए फंसा हुआ है ये a2। अब a2 कैसे निकाला जाएगा उसी को आगे समझते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, कैपिटल M की FBD ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाइए। तो देखिए मैं यहां बनाता हूं, कैपिटल M की FBD बना रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो स्ट्रेट लाइंस बना लेता हूं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब कैपिटल M के ऊपर फोर्सेस दिखाइए, एक तो इसका अपना वेट mg नीचे काम करेगा। यहां पे दो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखाने होंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से इस कैपिटल M पे लगेगा, उसका नाम मैं रख देता हूं कुछ n1, और एक इसके द्वारा इसके ऊपर भी दबाव आएगा, तो एक नीचे की ओर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं n2, राइट। तो देखिए यहां पे दिखाते हैं, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं केवल कैपिटल M के लिए। तो इसका वेट नीचे की तरफ हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की तरफ हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन n2 नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जरा सोचिए, ये ऐसे रगड़ खाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो किधर काम करेगा, वो पीछे की तरफ काम करेगा, तभी ये इसको रिटार्ड करवा पाएगा। यानी इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस तरफ, मैं इसको नाम दे देता हूं Fk1, राइट। तो यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, ये हो गया आपका Fk1। अच्छा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में भी काम करेगा, ध्यान से बात को समझिएगा। अब अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि कैपिटल M के ऊपर चढ़ के आप देखेंगे तो स्मॉल m आगे रगड़ते हुए जा रहा है। यानी स्मॉल m के ऊपर पूछा जाए तो स्मॉल m के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक।
स्मॉल एम पे किधर की ओर काम करेगा, पीछे की ओर, क्योंकि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में वो ऐसे रगड़ते हुए जा रहा है। जब रगड़ते हुए जा रहा है तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, पीछे की तरफ काम करेगा। तो अगर कैपिटल एम पे पूछा जाए, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर स्मॉल एम पे FK2 नाम दे देते हैं उसका, FK2 पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो कैपिटल एम पे FK2 जो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर काम करेगा, आगे की तरफ काम करेगा। तो आपको एक FK2 का फोर्स दिखाना है, वो इधर की ओर काम करेगा। अब एक एक करके जरा कैलकुलेशन करते हैं। पहली बात तो N1 की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा N2 जो है, N2 यहां पे वेट काम कर रहा है, किसका है वो वेट, ये स्मॉल m का है। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल m इंटू जी, यानी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, विल गेट N1 इज इक्वल टू योर N2 प्लस mg, यानी कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g। ये आपका N1 हो गया। अच्छा, N1 जब आपको मिल गया तो अब आप FK1 लिख सकते हैं। FK1 क्या हो जाएगा, योर FK1 विल बी इक्वल टू द म्यू बिटवीन द सर्फेसेज इन विच FK1 इज वर्किंग। अब FK1 यहां पे काम कर रहा है, इसलिए कौन सा यूज करेंगे आप, म्यू, सीधे सीधे म्यू यूज कर लेंगे। देखो दो म्यू दिए, एक म्यू यहां दिया है, एक म्यू वहां पे म्यू बाई 2 दिया है, तो हम म्यू यूज करेंगे यहां पे, म्यू इंटू M1 प्लस कैपिटल M टाइम्स G, ये आपने यूज कर लिया, राइट। अच्छा, FK2 क्या हो जाएगा, FK2 की वैल्यू देखिए, FK2 वहां पे काम कर रहा है, तो FK2 की वैल्यू हो जाएगी, FK2 अगर लिखा जाए तो FK2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू बाई 2 इंटू N2, और N2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, N2 की वैल्यू है mg, ये आ जाएगी। यहां तक बात आपको क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, FK1, FK2, N1 ये सब हमने लिख लिया, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि ये A1 के एक्सीलरेशन से, मतलब इधर की ओर, इसके बाद नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू नेट फोर्स आपका आ जाएगा FK1, राइट, इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया। इसको बराबर कर देंगे कैपिटल M इंटू A1 के। ओके, वैल्यूज जरा पुट करेंगे हम लोग, FK1 माइनस FK2, दिस माइनस दिस, दोनों में से आप चाहो तो म्यू इंटू जी बाहर निकाल लो, तो म्यू इंटू जी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस इसका m बाई 2, दिस होल इज इक्वल टू कैपिटल M A1, राइट। तो हम पहले A1 निकालना चाह रहे हैं, A1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, विल गेट A1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा इसमें से, और आप चाहो तो 2 LCM लेके बाहर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा म्यू जी पाई 2, और ये कैपिटल M भी नीचे आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई होने, ये M बाई 2 बचेगा, हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक। LCM लेके मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये A1 आ गया, इसको एक तरफ रख लेते रिजल्ट को। क्यों, अब हम करेंगे क्या, हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वर, मासलेस ऑब्जर्वर, एक चींटी को कैमरा लेके खड़ा कर दिया, अब वो स्मॉल m के बारे में रिपोर्टिंग करेगी। स्मॉल m के बारे में बताइए कि स्मॉल m पे क्या क्या फोर्सेस उसको दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए जरा, मैं आगे का काम कर रहा हूं, मैं स्मॉल m की FBD बना रहा हूं, बट विद रेस्पेक्ट टू योर कैपिटल M, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। देखिए जरा फोर्सेस दिखाइए, ऐसा है, जो इसका वेट वगैरह है, एक तो mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर, और इसके बाद अब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, FK2, और इस पे एक काम करेगा सूडो फोर्स, करेक्ट, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स काम करेगा, और इसका एक्सीलरेशन चूंकि पीछे की तरफ था, A1 किधर था आपका, पीछे की तरफ, इसलिए इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर काम करेगा, आगे की तरफ, तो सूडो फोर्स आप दिखाएंगे, एंड दैट सूडो फोर्स FP will have a magnitude mass of the object being observed multiplied by the acceleration of the observer, और वो कैपिटल M के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, A1 का, MA1। अब नेट में इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है कि स्मॉल m आगे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, तो आप कर देंगे m इंटू A1 माइनस FK2, इट इज इक्वल टू m इंटू A2, करेक्ट। तो अब वैल्यूज रखते हैं इसमें, MA2 इज इक्वल टू MA1, राइट,
ma1 अभी कुछ रखेंगे इस तरीके से, और माइनस fk2 की वैल्यू थी μ/2 mg, तो μ/2 mg सारे स्मॉल m आप उड़ा देंगे और आपको a2 मिल जाएगा। a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी a1 आपका ये है μ/g/2 टाइम्स कैपिटल M इंटू 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस μg/2। ऐसा करिए, दोनों में ऊपर नीचे कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसलिए कर दिया ताकि μg/2m बाहर आ जाए आपका, यू विल गेट μg/2m बाहर कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस आपका कैपिटल M हो जाएगा, तो एक कैपिटल M बचेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। चेक कर लेना एक बार, ये आ गया आपका a2। जब a2 निकला, यही यहां पे समस्या थी, a2 मिल जाए आपको, a2 मिल गया। अब यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, s = ut प्लस हाफ at², कुछ नहीं करना रह गया, बस इतना काम होने के बाद यूज s = ut प्लस हाफ at²। जयराम जी की s की वैल्यू रखिए l, इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, हटा दीजिए उसको सीधे, हाफ a का मतलब ये वाला एक्सीलरेशन μg/2m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आ गया, पूरी चीज उठा के रख दी, और t²। तो t की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, अब मैं फाइनल t की वैल्यू लिख रहा हूं केवल, t = 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 4 आ जाएगा, तो रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ t² है ना, तो रूट ऑफ, सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं, 2 4 4 कैपिटल M इंटू L अपॉन नीचे क्या आएगा μ/g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। दिस विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे करना है। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल। सो दिस इज द आंसर, थैंक यू। 2 सवाल अभी और करेंगे हम लोग। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जिसका मास कैपिटल M है, इसके आगे स्मॉल m ऐसे चिपक के चल रहा है। ऐसे कोई ऐसा नहीं कोई बीच में ग्लू लगा दिया गया हो, ये चिपका हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से चिपका है। देखिए समझाता हूं क्या है, कह रहे हैं कि a cart of mass capital M has a block of mass small m attached to it as shown in the figure, coefficient of friction इनके बीच में दे दिया गया म्यू का। what is the minimum acceleration of the cart so that the block स्मॉल m डज नॉट फॉल। तो क्या हो रहा है कि इसको आगे की तरफ एक एक्सीलरेशन दिया जा रहा है, दिस एक्सीलरेशन इज सपोज a, और आपसे वही पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्मॉल m ना गिरे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है ये गिर क्यों नहीं रहा है। ऐसा है कि इसके ऊपर एक इसका वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी इधर की तरफ है, अब कैपिटल M स्मॉल m को आगे की ओर धक्का मार रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन उस पर जो काम करेगा वो यूं आगे की तरफ काम करेगा। और क्या होगा कि ये यदि नीचे आना चाह रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके जो इसका वेट है, इसको यही जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये इसको बैलेंस कर सकता है गिवन सिचुएशन में। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन दे देंगे तो वो कर ही ले जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बताइए, है ना, कि जिसके सिचुएशन बस वो स्लिप कर, अगर उससे आपने थोड़ा सा और कम कर दिया, अगर एक्सीलरेशन थोड़ा सा और कम कर दिया तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, करेक्ट। तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए पहला काम ये करिए कि चूंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भाई हम मान के चल रहे हैं स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप पहले मान के चलेंगे ये कंबाइंड बॉडी स्मॉल m प्लस कैपिटल M की, और आप इसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर इवन इस पे मान लीजिए कि F का फोर्स दिया गया होता या ये पूछा गया होता तो ये भी आप निकाल सकते। भाई आप क्या कर देते, आप उस केस में कह देते F इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू A कह देते, है ना। और A की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो A इज इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। भाई नेट में इसके ऊपर यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही एक फोर्स काम कर रहा है, यही फोर्स इसको एक्सीलरेट कराएगा। फिलहाल हमसे F नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे भी सोच के चलना चाहिए, मान लीजिए F ही पूछ दिया गया होता तो क्या करते हैं, हम एक्सीलरेशन निकाल के इसको करते हैं। अब देखिए जो करना ऐसे है, आप क्या करिए यहाँ पे फिर वही काम, एक जो है मासलेस ऑब्जर्वर बैठाएंगे। चींटी को कैमरा देख बैठा दिया गया, एक यहाँ पे खंभा लगा देता हूँ, इसको एक रस्सी दे देता हूँ, नहीं तो देखते देखते टपक जाएगा आदमी, है ना। चींटी जैसा आदमी है और कैमरा लेके चढ़ा हुआ है, मासलेस है, और वो नीचे इसको देख रहा है और इसकी FBD बना रहा है।
तो मैं स्मॉल m की FBD बना रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन A, उसका नाम रख देता हूं, दिस पर्सन इज कैपिटल A। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी FBD देखिए कैसी बनेगी। एक तो इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा, ब्लॉक की FBD बन रही है स्मॉल m की, तो mg नीचे की तरफ, और इसके बाद कैपिटल M के द्वारा उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। ये कौन सा होगा? लिमिटिंग सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी Fs मैक्स। Fs मैक्स। चौथा एक फोर्स और बचा। क्या बचा? Because we are drawing the FBD of small m with respect to that person A who is standing on the card capital M which is accelerating with an acceleration small a. करेक्ट, और वही हमें निकालना है। तो क्या होगा? This observer is non-inertial. This observer is non-inertial. That's why a pseudo force will also work there. तो यहां पे एक pseudo force काम करेगा। What will be the direction of pseudo force? Opposite to the direction of acceleration of the observer. अब ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर काम करेगा? पीछे की तरफ। तो इधर की ओर दिखाओ एक सूडो फोर्स Fp। अब इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, यानी स्मॉल m इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इसका मतलब स्मॉल a। ये हो गया, ये सारी कुछ चीजें हो गई। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आपकी बैलेंस्ड है, ब्लॉक इज नॉट एट ऑल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन कैपिटल ए, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, एन को आप ma के बराबर कर देंगे, यानी n की वैल्यू आ गई Fp जो कि बराबर है m इंटू ए के। वर्टिकल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, तो वर्टिकल एक्सिस, अच्छा n पता चल गया तो पहले Fs मैक्स निकाल लो। Fs मैक्स की वैल्यू हो जाती है आपकी म्यू इंटू एन, n की वैल्यू उठा के रख दो तो Fs मैक्स कितना मिल जाएगा? म्यू एम ए, ये Fs मैक्स हो गया। अब चूंकि वर्टिकल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, ब्लॉक इज नॉट एट ऑल मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो, सो यू विल हैव टू डू योर Fs मैक्स इक्वल टू mg। तो ये यहां पे रखो जरा, म्यू एम ए इक्वल टू mg, सो दैट्स वाई ये mm कट जाएगा, यू विल गेट a इज इक्वल टू g बाई म्यू। ये एक्सीलरेशन आ गया। ये वो मिनिमम एक्सीलरेशन है कि अगर इस बॉडी को, अगर यहां पे F पूछा गया होता, मान लीजिए F पूछा गया होता, ये A आपका निकल गया, अभी पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको आगे की भी चीज बता दूं, तो क्या हो जाएगा, बस ये रखा G अपॉन म्यू, ये आपका फोर्स आ जाता। फिलहाल ये पूछा नहीं है, तो इस तरीके से ये वो मिनिमम एक्सीलरेशन या ये वो मिनिमम फोर्स निकला कि इतना फोर्स यदि इस बॉडी पे लगाया जाए, कार्ड कैपिटल M पे लगाया जाए, तो ये स्मॉल m जो है ये नहीं गिरेगा। यदि आप इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी नहीं गिरेगा, लेकिन ये कैपिटल F की वो मिनिमम वैल्यू निकली जिस पे आप इस स्मॉल m को रोक के चल सकते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट और बहुत ही बढ़िया सवाल लेने वाला हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था। वो ये है कि एक आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन इन द फिगर। आपको एक यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये ओपन एंड से यानी इधर से पीछे की तरफ से जो है ये इसकी डिस्टेंस बता दी गई है कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जहाँ से ये आगे गिर सकता है अगर इसके पीछे गया तो, हाँ, तो ये जो मास दिया, ये इसकी डिस्टेंस दे दी गई, कितनी दी गई है आपको? 5 मीटर, है ना, इज 5 मीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5 मीटर। कहते क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस बिलो इज 0.15। यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया ये 0.15 दे दिया गया है। आगे कहते हैं कि ऑन द स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रक जो है आगे की तरफ स्टार्ट करके निकलता है और इसका जो एक्सीलरेशन दिया जा रहा है, दिस एक्सीलरेशन इज गिवन टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक बाय द टाइम बॉक्स फॉल्स फ्रॉम द ट्रक। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप एक बस में बैठे होते हैं और बस एकदम से एक्सीलरेट हो तो क्या होता है, आपको पीछे की ओर ऐसे धक्का महसूस होता है। क्यों धक्का महसूस होता है? आप इनर्शियल फ्रेम में थे, आप इनर्शियल थे और एकदम से बॉडी आगे की तरफ बढ़ी, तो आप इनर्शियल ही रहना चाह रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्चुअली अगर बस के रेस्पेक्ट में देखा जाए, बस एक्सीलरेट हुई तो आपके ऊपर एक सूडो फोर्स पीछे काम किया, ये सूडो फोर्स आपको पीछे लेके जाता है।
ठीक उसी तरीके से अगर इस बस के, इस ट्रक के रेस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स, ये अगर आप आगे एक्सिलरेट हो रहे हैं, आपने क्या किया कि यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दो, इस जगह एक ये आपने ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, इसको एक जरा यहां से रस्सी पकड़ा देते हैं ताकि ये ना गिरने पाए, है ना, वो गिर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो वो आपका खड़ा है और वो ऑब्जर्व करके आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या हुआ कि ट्रक एकदम से आगे की तरफ बढ़ा तो इस 40 kg के ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा और ये इसको पीछे ले जाएगा। पूछा ये जा रहा है कि जब ये पीछे गिरेगा, राइट, 40 kg वाला ब्लॉक पीछे गिरेगा, तो जब ये पीछे गिरेगा तब तक ट्रक कितना आगे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये हम ये चेक करें कि कितनी देर में ये 40 kg का ब्लॉक पीछे गिर जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, वो जब टाइम मिल जाएगा उतनी देर में ट्रक कितना आगे गया। ट्रक के लिए तो सीधी सी बात है, ट्रक का हमें एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम आप बता दो कि भैया कितनी देर में वो बॉक्स गिरने वाला है, हम वहां पे यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और सॉल्व कर लेंगे। तो अब पहले हम सॉल्व करेंगे इस 40 kg के ब्लॉक के लिए। तो अगर हम 40 kg के ब्लॉक की बात करें तो इसके ऊपर अगर देखें तो क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे। एक तो इसका अपना वेट नीचे 40 G का, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर इधर की तरफ। अच्छा, चूंकि ये अगर अब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, हम विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन ए कर रहे हैं, है ना, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ए, है ना, तो ये पर्सन ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये उधर की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्लिपिंग उधर की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर की तरफ, तो इस पे एक Fk का फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। और इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सूडो फोर्स काम करेगा। सूडो फोर्स इस तरफ, उसकी वैल्यू जरा रखिए, Fp की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड multiplied by acceleration of the observer which is given to be 2. So this will become 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन का उधर की तरफ लग रहा है फोर्स। अब जरा हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो ये 40 G का मतलब हो गया, अगर G की वैल्यू 10 रख दें तो ये आ जाएगा आपका 400 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका 400 न्यूटन। तो Fk कितना आ जाएगा, Fk विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, सो दैट इज नथिंग बट म्यू की वैल्यू गिवन थी आपको 0.15 मल्टीप्लाइड विद 400, यू विल गेट 15 चौका 60, 60 न्यूटन। तो Fk की वैल्यू हो गई आपकी 60 न्यूटन, करेक्ट। तो अब इस बॉक्स के ऊपर 80 न्यूटन का फोर्स उधर लगा हुआ है, 60 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, नेट में 20 न्यूटन का उधर की ओर फोर्स हो गया। तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई इसका एक्सीलरेशन, समथिंग मैं A2 कह देता हूं कि ये जो है A2 के एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, और A2 को मैं जरा लिख दूं, A2 इज व्हाट, इट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन कैपिटल A, है ना। तो ये आ जाएगा A2 आपका, देखिए ये हो जाएगा 20/40, तो A2 आ गया आपका 20/40 मीन्स ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सॉल्व करिए, देखिए जब ये एक्सीलरेशन मिल गया, बॉक्स भी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 लेके चलेंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस आदमी के रेस्पेक्ट में, तो जो 5 मीटर का गैप था यही कवर होना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के लिए सॉल्व करिए, इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉक्स की 0, एक्सीलरेशन इस आदमी के रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन में निकाल लिया है, वो आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 5 मीटर। हम टाइम निकालना चाह रहे हैं भैया, कितना समय लगेगा, इसको यहां सॉल्व करके क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, S इज इक्वल टू ut प्लस ½ AT स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा ये 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, ½ इंटू t स्क्वायर, सो यू विल गेट t इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर मारो तो t की वैल्यू आ जाएगी 2√5 सेकेंड। तो एक तो आपने ये समय निकाल लिया। जब आपको टाइम मिल गया, ये आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का भी पहला पार्ट सॉल्व हुआ, ये पता चला कि कितनी देर में बॉक्स गिर पड़ेगा। अब आप इस पार्ट को करो खत्म, अब आप सीधे सीधे ट्रक की बात करो। ट्रक की बात की जाए तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट इज 0, स्टार्ट हुआ है। ट्रक का एक्सीलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपने निकाल लिया कि भैया इतनी देर में वो बॉक्स गिर गया। अब बॉक्स की कहानी खत्म, बॉक्स का जितना कुछ करना था हो चुका है। अब आप निकाल लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक बार फिर से आपको क्या लगाना होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस ½ AT स्क्वायर। करिए जरा, यू विल गेट S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ½ A की वैल्यू 2, T स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20,
तो you'll get S is equal to 20 मीटर. That exactly is the answer. तो बहुत ही बढ़िया सवाल था कि आप देखिए क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व किया. पहले पार्ट में हमने ये चेक किया कि बॉक्स कितनी देर में गिरेगा और क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लग रहा है. उस सूडो फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ जा रहा है. तो टाइम पहले निकाला, फिर जो टाइम निकल गया अब आप बॉक्स को भूल जाओ. अब इतनी देर में ट्रक कितना चलेगा ये कैलकुलेशन करना रह गया और उसके लिए आप फिर वही इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. आई होप कि सूडो फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये 4 सवाल अगर आपने कर लिए हैं तो सूडो फोर्स आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए. कोई भी इस तरीके का सवाल आ जाए, कोई भी इसमें वेरिएशन आ जाए, आपको इसी तरीके से करना है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, ध्यान रखना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऐसे ही लैंग्वेज में इसको याद रखिए, जहां जरूरत पड़े लगाओ जयराम जी की. लास्ट में बस फिर से एक बात वही कह दूं, यदि आपने अभी टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.